जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी के गद्य खंड के दूसरे चैप्टर। आपकी जो पुस्तक है उसका नाम दिगंत भाग 2 है। भाग 1 आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग आज जो है चैप्टर 2 उसने कहा था का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले, और इस तरीका से आपको समझाया जाएगा कि एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से आपके पास आएगा तो छूटेगा नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये पुस्तक अपने पास रखिए और एक पेंसिल जरूर लेकर के बैठिए, और मैं जिस जिस पॉइंट को अंडरलाइन करूंगा उस पॉइंट को आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। और उस पॉइंट को आप एक दो बार देख लीजिएगा। फिर कल जो है आपका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा तो देखना आपको दिमाग पर थोड़ा सा भी लोड नहीं पड़ेगा और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप आसानी से बता पाए रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये बुक लेकर के जो जो पॉइंट हम हाईलाइट कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, उसको भी आपको भी अंडरलाइन करना होगा, और मैं जो बातें बोल रहा हूं आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो बिना देरी के आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे। यानी कहा जाता है कि आप दूसरों के कंधे पर सवार होकर के पहाड़ नहीं चढ़ सकते हैं। अगर आप दूसरे के कंधों पर सवार होकर के पहाड़ चढ़ेंगे तो आपका पैर न तो जमीन में होगा और ना ही आसमान में होगा। तो चलिए हम लोग आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, और एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका जो चैप्टर है उसका नाम ये पार्ट 2 है, और ये क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 के पार्ट 2 उसने कहा था। ये चैप्टर का नाम क्या भी, तो चैप्टर का जो नाम है उसने कहा था, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे कि भाई इस चैप्टर का नाम उसने कहा था क्यों पड़ा। सारे चीजों को हम लोग विस्तार से समझेंगे, और इसके लेखक जो हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। मैंने इसके एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, और ये एक सैनिक का है। यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं लहना सिंह है, और इसमें एक हमने तस्वीर लगाया है जिसमें हमने प्रतीत किया है प्रेम को। प्रेमी और प्रेमिका का यहाँ पे तस्वीर दिख रहा है, और इस कहानी में भी आप ऐसे ही चीजों को आप पढ़ने वाले हैं। और ये सामाजिक, ये जो कहानी जो है हमारे समाज को अच्छी तरीका से जोड़ने का काम करती है। मैं आपको मौखिक रूप से इतना बेहतरीन तरीका से इस कहानी को प्रस्तुत करेंगे कि केवल आप सुन लेंगे तो बहुत सारे इस कहानी को समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग काम करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी आप हिंदी पढ़ो तो हिंदी पढ़ने से पहले आप क्या करो भाई, आप जो भी इसके चैप्टर के अंत में एक शब्द निधि दिया गया है, शब्द निधि दैट मीन्स शब्द भंडार। तो शब्द भंडार को आपको जानना होगा, और फिर आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो कहीं पर ये डिफिकल्ट वर्ड आएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं गड्डी वाले माने गाड़ी वाले। आपने गाना सुना होगा, मैं निकला वो गड्डी लेके रास्ते में एक मोड़ आया, पंजाबी सॉन्ग है। तो गड्डी माने गाड़ी। कुड़माई का मतलब होता है सगाई। सालू का मतलब होता है दुपट्टा। सालू का मतलब क्या होता है, दुपट्टा। छाबड़ी वाले यानी खोमचे वाले क्या होते हैं, जो रेडी लगाते हैं और ठेला वाला पर लेकर के, या फिर वो जो बत्ताखानी बना होता है उस पर सामान बेचने के लिए जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है खोमचे वाले बोला जाएगा, ठीक है। छाबड़ी वाले। गनीम मतलब होता है दुश्मन। गनीम का मतलब क्या होता है, दुश्मन। और गैबी माने होता है आसमानी या दैवी। जलजला मतलब भूकंप। उद्यमी। विदूषक का मतलब जोकर होता है, या दिल लगी बाज होता है, या कॉमेडियन होता है। यहाँ वजीरा सिंह को विदूषक कहा जाता है, लपटन का विदूषक कहा जाता है। वो एक टुकड़ी का जो क्या है, दिल लगी बाज है, कॉमेडियन है, उस टुकड़ी को हंसाने का काम करता है, ठीक है। विदूषक मतलब जोकर हो जाएगा, कॉमेडियन हो जाएगा। पाधा मतलब होता है पुरोहित का मतलब होता है पंडित जी जो शस्त्र और शास्त्र का हमें ज्ञान कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पुरोहित कहा जाता है। पाधा यानी कि पुरोहित, आप जानते भी होंगे पुरोहित। और लारी होरा का मतलब हो जाता है कि स्त्री के लिए उपयोग किया गया आदर्श सूचक। जैसे आप कभी कमेंट करते हैं यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर ब्यूटीफुल, यानी आप महिलाओं के लिए आदर्श सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, लारी होरा। मादे मतलब होता है ठंडा। मादे का मतलब क्या हो जाएगा, ठंडे। मुरब्बे माने वो मुरब्बा नहीं जो हम खाते हैं, मुरब्बे मतलब यहाँ होता है नहर के पास की जमीन। खानसामा यानी खाना बनाने वाला, रसोईया। सोहरा मतलब होता है एक प्रकार की गाली। सोहर का मतलब होता है पति। और एक आपने गाना सुना होगा जोहरा जबी, वो भी अच्छा गाना है, आप सुन लीजिए उसको भी।
ना। ये जिंदगी जो है, ये जिंदगी को आप अगर जीना चाहते हैं तो जिंदगी एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं जबरदस्त तरीका से तय कीजिए। एंजॉय के साथ में एकदम पढ़ते रहिए, दिल लगा करके पढ़िए, रिजल्ट आपको अपने देखने लायक होगा, लेकिन आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे आप सफल हो जाएंगे, यानी कि निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। एक और बात बता देते हैं, इच्छा, निर्णय और संकल्प, यही तीन चीजें जो है आपको जीवन में सफल बनाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं खोते। खोते माने होता है गड्ढा। खोते माने क्या होता है? गड्ढा होता है। उसके बाद गड्ढा, गड्ढा, उसके बाद छई, छई मतलब होता है क्षीण होता, मतलब उस नष्ट होना। दंतो विड़ो उपदेशाचार्य का मतलब हो जाएगा दांतों से विड़ा बजाने के उपदेश देने वाली। तीमियो, तीमियो मतलब होता है स्त्रियों। ओबरी, ओबरी मतलब होता है घर के अंदर की कोठरी। पट माने होता है जांग, पट माने जांग। हाड़ मतलब आषाढ़, हाड़ माने आषाढ़। सिंगड़ी, सिंगड़ी मतलब अंगीठी, बोरसी। आप इस बात को तो जानते ही होंगे। ठीक है, और इस बुक के अंत में जो दूसरा चैप्टर है उसके अंत में देखेंगे तो ये मिल जाएगा, उसको आपको देख लेना चाहिए था, आप उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है? उसने कहा था, उसने कहा था, और ये कहानी है। उसने कहा था क्या है भाई? उसने कहा था जो है वो कहानी है, और किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं लेखक परिचय। हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं कि लेखक कौन है, उनके बारे में जानते हैं, और यहां से हम लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम जो है, हमारा बिहार बोर्ड जो है, बोर्ड एग्जाम जो है लेखक परिचय से बहुत सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपको बना करके देता है। यानी आप यहां से पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बन जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है 7 जुलाई 1883। जन्म कब हुआ है भाई? 7 जुलाई 1883 को हुआ है। और मृत्यु जो है वो कब हुआ है जी? मृत्यु जो है 12 सितंबर 1922 को हुआ है। यानी जन्म 7 जुलाई 1883, मृत्यु 12 सितंबर 1922 को। और पिताजी जो है वो कौन है भाई? पिताजी है पंडित शिवराम। इन्होंने अपने जीवन काल में 3 शादियां किया। जो तीसरी पत्नी थी उन्हीं के लड़के हैं कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस बुक में कहीं पर भी उनके माता के नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि इनकी शादी कितनी हुई है। इनके पिताजी 3 शादी किए हैं। तीसरी पत्नी यानी इनकी जो पत्नी थी, तीसरी पत्नी उनके लड़के हैं, और उनका नाम क्या था? तो लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी। यानी क्यों कहें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के माता का नाम कौन है? ये माता जी है किनके? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन है? ये माता जी हैं, ये जो है माता है। ठीक है, और ये जो है पंडित शिवराम की तीसरी पत्नी है। ठीक है, जन्म स्थान जो है, यानी इन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ है। निवास स्थान गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यानी गांव का नाम गुलेर है, जिला का नाम कांगड़ा है, और राज्य का नाम क्या है भाई? तो हिमाचल प्रदेश। यानी आप देख रहे हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए। यहां से हम लोग इंपॉर्टेंट बात है तो जरूर लिखिएगा लोग। ठीक है, उधर जो हमने शब्द निधि बताया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। और देखिए रचनाएं बहुत है, उसको भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं, आपको हम बताएंगे कैसे लिखना है। जो रचनाएं में और सारा चीजें यहाँ पर ऐड करना है, थोड़ी देर में हम समझाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये उन्होंने रचनाएं में उन्होंने कहानियां लिखा, कहानी में उन्होंने सुखमय जीवन, अपने जीवन काल में जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं 3 कहानियां लिखे हैं। पहला कहानी जो है सुखमय जीवन, 1911 में लिखे हैं, और बुद्धू का कांटा ये भी लिखे हैं 1911 ईस्वी में। ठीक है, उसने कहा था, कहानी कब लिखे थे? 1915 ईस्वी में। और इसी कहानी को उसने कहा था, कहानी को हिंदी के विकास में मील की पत्थर मानी जाती है। कौन सी कहानी को हिंदी के विकास में मील की पत्थर मानी जाती है? तो उसने कहा था, और खास इनको प्रसिद्धि मिली थी इसी कहानी से। और इस कहानी पर एक फिल्म बन चुकी है, जिसको फिल्मकार विमल राय ने इस पर फिल्म बनाया है। आप जाकर के यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं, सॉरी देख सकते हैं। ठीक है, इस पर फिल्म बन चुकी है। निबंध जो है ये इंपॉर्टेंट निबंध, और भी निबंध है, लेकिन इंपॉर्टेंट निबंध कौन है? कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय, ध्यान दीजिएगा, देवनाम प्रिय ये जो है उनके निबंध है। ठीक, ये महत्वपूर्ण निबंध है। इसके अलावा और भी निबंध है, लेकिन इसके अलावा और नीचे बहुत सारा चीजें ऐड करेंगे, थोड़ी देर के बाद हम समझाते हैं। जैसे अब देखो पाठ के बारे में, आप देखे होंगे कि इस पाठ का नाम उसने कहा है।
उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये रचना का कौन सा प्रकार है? तो कहानी है। विषय बलिदान और प्रेम की कहानी है, यानी प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। इस कहानी के बारे में हम मौखिक रूप से आपको सुनाएंगे और फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हम लोग। अब जब भी ये कहानी पढ़ रहे हैं तो इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उन पात्रों के बारे में हम चर्चा करते हैं और फिर आगे हम कहानी को लिखेंगे। और इसमें युद्ध होता है तो युद्ध का हम चित्रण करके आपको आसानी से समझा देते हैं कि आपको कहीं पर कोई डाउट न रह जाए, क्योंकि ये जो कहानी है 5 भागों में बटी है। आप लोग टाइप करके बताइए ये कहानी कितने भागों में बटी है। आप सब लोग टाइप कीजिए ये कहानी कितने भागों में बटी है? तो 5 भागों में बटी है। कितने भागों में युद्ध की चर्चा है? तो 3 भागों में, और 2 भागों में प्यार मोहब्बत और उसके अंत में उसके स्मरण की है। तो यानी कितने भागों में युद्ध की चर्चा है? तो 3 भागों में। तो इसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? तो 5 भागों में बटी हुई है। यहां से भी आ सकता है प्रश्न। तो भैया इसमें एक लहना सिंह है, तो लहना सिंह कौन है भाई? तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, क्यों कहे तो हीरो है, और ये पेशे से जमादार हैं, और इनके राइफल का नंबर कितना है भाई? 77। यहां से भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कई बार आ चुके हैं। ठीक है, हजारा सिंह जो है फ्रांस में युद्ध के मोर्चे पर भारतीय फौजियों का सूबेदार है। पहले तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट पहले समझा दूं, ध्यान दीजिएगा। पहले तो 2 देश लड़ रहे हैं। कौन कौन देश है भाई? एक जर्मनी है और दूसरा कौन है? फ्रांस। ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, और भारत जो है इस फ्रांस को मदद करने के लिए अपना सेना का टुकड़ी भेजता है। ठीक है, कुछ सेनाओं को भेजता है, किसके पास? फ्रांस के पास। और इसमें जो है एक हजारा सिंह है। कौन है भाई? तो हजारा सिंह जो है वो सूबेदार होते हैं, जो यहां से भारतीय फौजी गए हैं फ्रांस की रक्षा के लिए, फ्रांस को मदद पहुंचाने के लिए। उसमें ये जो सूबेदार हैं वो हजारा सिंह है। कौन है भाई? सूबेदार हजारा सिंह। और इसमें एक और व्यक्ति है जिसकी चर्चा हुई है, और वो कौन है? लहना सिंह है। ठीक है, तो ये दोनों हैं, ये जमादार हैं और ये सूबेदार हैं। यानी जो भी सैनिक भारत के तरफ से गए हैं फ्रांस में, उसमें इन दोनों की ज्यादातर चर्चा है, और सैनिक भी गए हुए हैं। तो आप देख लो इसमें युद्ध किनके बीच हो रहा है? जर्मनी और फ्रांस में। और ये लोग फ्रांस के तरफ से जर्मनी से युद्ध कर रहे हैं, यानी रक्षा कर रहे हैं फ्रांस की, और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। ये तो बात आप समझ गए होंगे। अब इसमें सूबेदार है, तो सूबेदारनी है हजारा सिंह कौन रहता है? वो सूबेदार रहता है, फौजियों का सूबेदार होता है। और सूबेदारनी कौन है? तो बचपन की, यानी कि लहना सिंह के बचपन की प्रेमिका। इस कहानी को हम अपने से समझाएंगे, लेकिन अभी समझना है ये जो सूबेदारनी है ये लहना सिंह की प्रेमिका है, और बाद में जो है ये हजारा सिंह की पत्नी बन जाती है। इनकी शादी जो है हजारा सिंह से हो जाता है, और इनसे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बोधा सिंह। यानी आप सूबेदारनी के बारे में कहना चाहते हैं तो कई बातें आप कह सकते हैं कि सूबेदारनी जो है वो कौन है? तो सूबेदारनी जो है लहना सिंह की प्रेमिका है, और हजारा सिंह की पत्नी है, और बोधा सिंह की मां है। ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हैं सूबेदारनी और हजारा सिंह के सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी के इकलौता पुत्र जिसका नाम क्या है भाई? बोधा सिंह। ओके, आप समझ रहे होंगे। वजीरा सिंह कौन है? तो अंग्रेज अफसर है। वजीरा सिंह कौन है? अंग्रेज अफसर है जो विदूषक है। विदूषक क्या है? उस सेना के टुकड़ी को हंसाने वाला व्यक्ति है, जोकर है, कॉमेडियन है, दिल लगी राज है। कीरत सिंह कौन है? तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा है। कई जगह पर ये भाई दिया हुआ है जो कि गलत है। ये कौन है? कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा है। इसमें एक अतर सिंह आएंगे। अतर सिंह जो है वो सूबेदारनी के मामा है। अतर सिंह कौन है? सूबेदारनी के मामा है। और लप्टन कौन है? तो इसमें एक लप्टन है जो फौज के किसी टुकड़ी का अंग्रेज अफसर है। ये जर्मनी में एक अन्य सेना की टुकड़ी है, उसमें ये जो लप्टन है वो क्या है? उस लप्टन साहब एक नाम है जो क्या है? किसी फौज के किसी टुकड़ी का अंग्रेज अफसर है। तो 2 अंग्रेज अफसर यहां पर दिख रहे हैं। एक जो है वो वजीरा सिंह भी अंग्रेज अफसर है, और लप्टन साहब भी अंग्रेज अफसर है। तो लप्टन साहब एक प्रमुख व्यक्ति थे
ठीक है, तो उन्हीं का भेष पकड़ करके जर्मनी का एक व्यक्ति आया हुआ था, जिसको ये लहना सिंह अपने बंदूक के कुंडा से मार करके उनको चित कर देता है। ठीक है, आगे हम लोग इस कहानी को बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे, लेकिन आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आप हिंदी खूब अच्छे से पढ़िए। ये 100 नंबर का होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, और इसके लिए मैं आपका मदद करने के लिए तैयार हूं। काव्य और गद्य खंड को एकदम बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। ये पहला वीडियो आपको इसमें दिए होंगे, गद्य खंड और काव्य खंड में अंतर। अगर वो आप नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए, और फिर ये चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। मैंने सोचा है कि एक गद्य खंड का, एक काव्य खंड का, एक काव्य खंड का, फिर एक गद्य खंड का, मैंने दोनों पैरेलल ही चलेगा। मैंने पहले काव्य खंड का एक जो है कड़वत मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था, उसको मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद बातचीत को कंप्लीट किया है, आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद ये गद्य खंड के दूसरा चैप्टर उसने कहा था, फिर काव्य खंड के दूसरे चैप्टर की बात होगी। एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जरूर लिखिएगा लोग। ठीक है, अब देखिएगा ये कहानी जो है, ये कहानी आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी क्यों लिखा गया है। किसी भी कहानी को कौन महान बनाता है, तो कहानी लिखने का उद्देश्य है। किसी भी काम को महान कौन बनाता है, तो उस काम करने के पीछे का जो उद्देश्य है वही महान बनाता है। मेरा भी एक उद्देश्य है, गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है। पढ़ेगा गांव बढ़ेगा इंडिया, उसी के मिशन के तहत मैंने ये बैच बिल्कुल फ्री में स्टार्ट किया है, जिसका नाम मैंने जुनून बैच रखा है। और इसमें आपको पीडीएफ भी फ्री मिलेगा, गेस्ट जो क्वेश्चन है वो भी फ्री मिलेगा। लेकिन उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है और यूट्यूब चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जल्द से जल्द उस चैनल को, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ वहां पर फ्री में मिलने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसने कहा था, ये जो कहानी है, इस कहानी का संदेश क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो कहानी का संदेश क्या है भाई, ये कहानी क्यों लिखा गया है, कहानी लिखने का उद्देश्य क्या है। तो उसने कहा था कहानी जो है एक सुंदर भावनात्मक कहानी है। तो पहले आपने देखा कि ये कहानी है, जो उसने कहा था एक कहानी है, और कैसी कहानी है, एक सुंदर और भावनात्मक कहानी है, और जो प्रेम, बलिदान और निष्ठा के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। और यह दिखाती है कि सच्चे प्रेम की भावना, वादा निभाने की भावना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि उसी प्रेम के किरण के लिए तो भैया जो लहना सिंह है, वो क्या करता है, अपने प्रेमिका के लिए अपने जान की बाजी लगा करके उसके सुहाग और उसके पुत्र की रक्षा करता है। आगे इस कहानी को भावनात्मक रूप से आपको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ शब्दों में। ठीक है, आप इसको देखते रहिए। और कैसे एक व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी की कीमत पर भी अपने प्रियजनों को, अपने प्रेमी को, और अपने जो उसके चाहने वाले लोग हैं उसके लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं उनके रक्षा करने के लिए। ये बहुत बेहतरीन कहानी है। मैं कहूंगा कि इस कहानी को आप सबको पढ़ना चाहिए, और ये नए जमाने के जो युवा हैं उनको बहुत सीख दे करके जाने वाली है ये कहानी। आजकल के जो बच्चे हैं प्रेम तो करते हैं, प्रेम कोई बड़ी बात नहीं है और गलत भी बात नहीं है। ये दुनिया प्रेम से ही चलता है। माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, पति अपने पति से प्रेम करते हैं, और इस तरीके का जो ये प्रेम से ही दुनिया चल रहा है। हीर राजा का प्रेम आपने सुना होगा, अमर कहानियां सुनी होगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर किसी के प्रति कोई आपका लगाव है तो उसको किसी भी सूरत में बदनाम होने की कोशिश मत कीजिए, उसको बदनाम करने की कोशिश ना कीजिए। उसके प्रेम के किरण को अपने दिल में दबाए रखिए, और कभी मौका मिले उसकी मदद पहुंचाने की तो जरूर मदद पहुंचाइए। ठीक है, इस कहानी से आपको बहुत सारा सीख मिलने वाला है। सारा चीजें हम आपको बताने वाले नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन कुछ बातें हैं, रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ज्यादा बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि बहुत तेज हो गया है ना, अलग तरीके की भावनाएं बोलेंगे। लेकिन हम आपको सामाजिक तौर पर, मैं चाहता हूं कि आपको हर पहलू पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपको व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है किताबी कीड़ा नहीं बनना होगा, उसके लिए बहुत अपने दिमाग को खुले रखना पड़ेगा। इंसान 3 तरह के होते हैं, एक नास्तिक, एक आस्तिक, एक वास्तविक। आपको वास्तविक इंसान बनना चाहिए, ना नास्तिक बनिए ना आस्तिक बनिए, वास्तविक बनिए। रियलिटी को समझिए और उसको अपने जांच परख करके उस पर चलने का, उस मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भैया इस कहानी में आपको अभी बताया थे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहां से हम पढ़ने वाले नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बता देते हैं और आपको वहां से अंडरलाइन करते चलना चाहिए। अब यहां पर देखिएगा, ये जो आप जन्म आपको याद रखना चाहिए। जन्म आपको पता होना चाहिए, जन्म कब हुआ है, 7 जुलाई 1800। निधन कब हुआ है, जन्म स्थान कहाँ है, मूल स्थान कहाँ है, पिता कौन है,
शिक्षा में इनके प्रारंभिक शिक्षा किसमें हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। और इलाहाबाद के कोलकाता से विश्वविद्यालय से एंट्रेंस की परीक्षा दी है, ये याद रखना है। एक और ये वृत्ति में ये वाला जो प्रश्न है वो बार बार पूछा गया है कई बार कि 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नेवालिक राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर गए थे। तो किसके अभिभावक बन करके गए थे? तो खेतड़ी के नवालिक राजा जयसिंह के अभिभावक बन करके गए थे। ये पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जयपुर भवन के छात्रावास के अधीक्षक भी हुए 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी, और अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्राचार्य भी हुए। ये आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखिएगा उन्होंने संपादन भी किया, तो रचनाएं में आप संपादन भी लिख सकते हैं। तो ये समलोचक किसका संपादन है भाई? तो इसका संपादन किसने किया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। काशी नगरी प्रचारणिका पत्रिका जो है इसका भी संपादन किसने किया भाई? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है, ठीक है। ये जो हम पिक कर रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद कर लेनी चाहिए। उन्होंने रचनाएं में उन्होंने कहानियां जो लिखा है भाई, अपने जीवन काल में 3 कहानियां लिखे। सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1911 में। और मैंने अब शुरुआत में ही बोला था कि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप कॉपी कलम और साथ ही साथ ये किताब जो है दिगंत भाग 2 50 रुपए का मिलता है, आपके पास होना चाहिए। ये 100 नंबर की तैयारी आपकी हो रही है, तो जो हम यहाँ पर अंडरलाइन कर रहे हैं उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो उसने कहा था कहानी जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है? हिंदी के विकास में मील की पत्थर, और इसी कहानी से इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली थी। तो ये कब लिखा गया था भाई? 1915 ईस्वी में लिखा गया था। और बहुत सारा चीजें इधर आपको ध्यान देना चाहिए। उसमें देखिएगा लिखे और बहुत सारे विषय, प्राचार्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, विज्ञान और सामाजिक विषयों पर निबंध लिखे। तो निबंध बहुत लिखे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है कछुआ धर्म और मोहसी मोहे कुठाव, पुरानी हिंदी, हम इसमें से छाट कर लिखे थे, भारतवर्ष, डिंगल भी है, संस्कृत की टिप्पणी। आप उस रचनाएं में निबंध करके उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। देवनाम प्रिय आदि इनके निबंध है। और उनके प्रमुख निबंध जो है, जैसे प्रमुख निबंध, इनके अतिरिक्त और भी निबंध है, जैसे आपके पास अनुवादों की बाढ़ जो है वो भी निबंध है। इसको किसने लिखा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। खोज की खाज, ये भी क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। और क्रियाहीन हिंदी, ये भी क्या है? निबंध है। वैदिक भाषा में प्राकृतपन, ये भी जो है निबंध है। किसने लिखा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। टिप्पणियां भी प्रकाशित किए हैं, बहुत सारे टिप्पणियां हैं। अंग्रेजी में क्या है? ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध जो है अंग्रेजी में भी उन्होंने निबंध लिखा है। देश प्रेम को लेकर के कुछ कविताएं भी लिखी है। और वो कविताएं कौन है भैया? तो कविताएं जो है देश प्रेम को लेकर के बहुत सारे कविताएं भी लिखे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस सदी के लेखक हैं? वो 20वीं सदी के लेखक है, ठीक है। उन्होंने अपने समय में हिंदी भाषा के विकास में बहुत ज्यादा योगदान भी दिए हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि किस युग के हैं? तो द्विवेदी युग के। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो किस युग के कवि हैं जी? लेखक है, निबंधकार है। प्रमुख रूप से ये निबंधकार है, ये निबंध लिखते थे, ठीक है। और किस युग के हैं? तो द्विवेदी युग के। किस युग के? द्विवेदी युग के। और ये प्रमुख रूप से क्या है? तो निबंधकार है, ठीक है। आपको ये याद रखना चाहिए। वस्तुतः यहां पर देख रहे हैं कि वस्तुतः वो अपने युग के अत्यंत प्रभावशाली और समर्थ लेखक थे। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी और उन्हें 3 ही कहानियों के बल पर हिंदी के कहानीकार के रूप में अमर हो गए। हिंदी में कहानीकार के रूप में अमर हो गए। उनकी कहानियां विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय के बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है। और उस तरीका से भावनाओं को बताते हैं कि उनकी रचनाएं पढ़कर लगता है कि वो दूरगामी सोच के व्यक्ति हैं और आगे की लिखते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारा चीजें हैं, तो सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज हम आपको बता रहे हैं। इस कहानी का जो सारांश है उसको पहले हम आपको अपनी भाषा में समझा दे रहे हैं। यहां से लेकर के यहां तक आपको पढ़ना चाहिए। बहुत सारा चीजें इसके अंदर आपका चीजें मिल जाएगा। तो इस पूरे चीज को यहां से यहां तक आप पढ़िए जरूर।
मैं तो कहूंगा कि पूरे कहानी को अच्छे से पढ़िए, लेकिन चलिए मैं इस कहानी को अपने मुखों से आपको सुनाने का प्रयास करता हूं और अपने अंदाज में आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये कहानी जो है अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार से शुरू होती है। ये कहानी कहां से शुरू होती है? तो अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार से शुरू होती है। वहां पर एक 12 वर्ष का लड़का और एक 8 वर्ष की लड़की मिलते हैं और उनके बालों से, उनके चेहरे मोहरे से देख करके प्रतीत होता है कि वो दोनों जो है वो सिख परिवार से हैं, सिख घर के। गलती से एक लड़की जो है गाड़ी वाले जो होता है ना, ठेला गाड़ी वाले घोड़े गाड़ी के नीचे आ जाती है और लड़का उसको हीरो बन करके बचा लेता है। आपने हिंदी फिल्म में ज्यादातर और भोजपुरी फिल्म में देखा होगा, वैसा तो मैं भोजपुरी फिल्म देखता नहीं हूं, लेकिन इस कहानी जो प्रेम भरी कहानियां होती है इसी तरीका से शुरू होती है। तो लड़का जो है उस लड़की को घोड़े के नीचे से, घोड़े को लात मारने से बचा देता है, टांगा गाड़ी से बचा देता है। और देखे होंगे फिल्म में भी ऐसा होता है कि बचाने वाले के प्रति लड़की जो है कुछ भावनाएं व्यक्त करने लगती है। एकदम ऐसा ही होता है। आप इस पर फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पर फिल्म बन चुकी है। बिमल राय जो है उस फिल्मकार जो है, फिल्मकार थे बिमल राय, उन्होंने इस कहानी पर फिल्म बनाई है। तो आपने देखा कि ये कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। एक लड़की जो है 8 वर्ष की जो है वो तांगे के नीचे आ जाती है। एक लड़का जो 12 वर्ष का है वो उस लड़की को बचाता है और फिर वो सब अपने जिस काम के लिए आए होते हैं दोनों, लेकिन दोनों ममा के यहाँ गए होते हैं, दोनों ममहर में गए होते हैं। ठीक है, लड़का का घर जो है वो कहां पर है? लड़का का घर मांगरे में है और लड़की का घर जो है वो माझे में है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, आगे हम आपको दिखा भी देंगे कि कहां पर घर है भाई। देखिएगा, तो लड़का का घर जो है मांगरे में है और लड़की का घर माझे में है। ये क्लियर कट हम आपको समझाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो बातें हैं उसको हम समझाएं। तो ये कहानी जो है अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। वहां पर एक लड़की जो है टांगे के नीचे आ जाती है, लड़का बचाता है और उस दोनों में थोड़े से नैन मटक्के हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, दोनों चले जाते हैं एक दुकानदार के पास और लड़का जो है अपने मामा के नहाने के लिए दही खरीदने गया होता है और लड़की जो है अपने घर के रसोई के लिए बरिया खरीदने गई होती है। अब वहां पर दुकानदार किसी चीज में व्यस्त होता है, तब ये दोनों अपने में वार्तालाप कर लेते हैं और फिर दुकानदार जब फ्री होता है तो उन लोगों को सामान देता है। जब ये चलने लगते हैं तो ये लड़का उसको एक बात कह करके चिढ़ाता है कि तेरी कुड़माई हो गई है। कुड़माई का मतलब होता है मंगनी, सगाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर लड़का जैसे कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, लड़की का भाव आप जानते ही हैं, वो आंखें चढ़ा करके धत कर करके भाग जाती है। अब भैया धत कर करके भागने से क्या पता चलता है? यस या नो तो पता ही नहीं चल रहा है कि कुड़माई हुई है कि नहीं हुई। चलो एक बार तो मुलाकात हो गई और उसके बाद दोबारा नहीं मिलती तो उसके प्रति इसके अंदर जो प्रेम की भावनाएं था वो गहरता नहीं। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ अलग जगह पे दुकानों पर उनकी मुलाकात हो जाती थी और फिर लड़का जो उस लड़की को बचाया होता है और लड़का उसके मन ही मन प्रेम कर बैठता है। और बार जब भी मिलता है वो कई बार उनको ये कह करके चिढ़ाता है कि तेरी कुड़माई हो गई। लड़की का एक ही जवाब धत कह करके, आंखें चढ़ा करके धत कह करके भाग जाती है। तो इससे पता नहीं चलता है कि यस या नो। लेकिन एक दिन उसके अपेक्षा के विरुद्ध जवाब आता है। वो पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो कहती है हाँ कल हो गई। ये सुन करके लड़का जो है हतप्रत हो जाता है और पूछता है कि कब? चिढ़ा करके पूछता है। आप भी जानते हैं कि मान लेते हैं कि जो लड़का यूपीएससी का तैयारी के लिए पेपर का तैयारी कर रहा हो 5-6 साल से और एकाएक जब पेपर देने की बारी आए तो क्या हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, तो उसको कितना दुख होगा। और ये जो बातें मैंने बोला है पेपर के लिए नहीं बोला है। आजकल के युवा जो है किसी के चक्कर में 5 साल समय दे देते हैं, लेकिन एकाएक पता चलता है कि वो कहीं और चली जाती है। तो मैं इस पर कहूंगा कि देकर गुलाब के फूल, देकर गुलाब का फूल ये कह गया गुलाब बेचने वाला, देकर गुलाब का फूल ये कह गया गुलाब बेचने वाला, तुम करते रह जाओगे एक तरफा मोहब्बत यारो, उसे ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। मैं बहुत जबरदस्त बातें आपको बोला है, लेकिन मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि उसके बीच जो प्रेम होता है वो आगे बढ़ता है कई बार, लेकिन जब उसके जवाब सुनता है इसके माथा जो है वो अजीब हो जाता है और वो घर की तरफ चलता है तो एक लड़के को मोरी में ढकेल देता है, छाबड़ी वाले के छाबड़ी में दूध उड़ेल देता है और एक कुत्ते को मारता है। फिर जो एक वैष्णवी जो है वो नहा करके पूजा पाठ करने वाली महिलाएं आती है, उससे टकरा जाता है। मतलब सोचो कि उसके दिमाग पर कैसी हालत हो गई है, किस तरीका का उसका मनोदशा हो गया है और केवल उसके प्रेम को पाने के लिए। तो फिर क्या होता है भैया, फिर होता है कि जब आता है वैष्णवी से टकरा जाता है और अंधे की उपाधि पाता है। लड़की कहती है आन्हर हो क्या, लौकत नहीं है, इस तरीका कहती है। मैंने उसमें इस तरीका से नहीं लिखा, उसमें लिखा हुआ है अंधे की उपाधि पाता है। ठीक है, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। फिर 25 वर्ष के बाद इसकी कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। लड़का 25 वर्ष के बाद एक सेना में भर्ती हो गया रहता है, इंडिया में भर्ती हो गया रहता है और फ्रांस के लिए
फ्रांस के समर्थन में जर्मनी से युद्ध करने के लिए चला जाता है और वहां पर उसको मुलाकात होता है हजारा सिंह, जो कि इसके टुकड़ी का सूबेदार होता है हजारा सिंह, और उसका एक लड़का होता है सूबेदार का बोधा सिंह, वो भी जमादार है, सैनिक के पद पर है। ठीक है, वो तो ठीक है। एक बार इसको घर पे अपने किस जमीनी पैरवी के लिए घर पे आना होता है, तो घर पे आता है। घर पे आया तो जैसे ही घर पे आए 1-2 दिन हुआ तब तक युद्ध शुरू हो गया, लाम शुरू हो गया। कोई भी सैनिक जो है अगर छुट्टी पर भी आया है और युद्ध शुरू हो जाए तो युद्ध शुरू होने के बाद उनको क्या करना पड़ता है, युद्ध शुरू होने के बाद फिर उनको छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है और फिर उनको युद्ध पर जाना होता है। उसी तरीका से ये छुट्टी कैंसिल हो जाती है। लेकिन उसी बीच वजीरा से हजारा सिंह और उसका लड़का बोधा सिंह भी घर आए हुए हैं। ठीक है, तब ये क्या होता है भैया, जब जाने की बारी आती है तो इन तीनों आदमी को भी जाना है और रास्ते में ही घर पड़ता है। लहना सिंह जिस रास्ते से जाने वाला है उसी रास्ते में हजारा सिंह और बोधा सिंह का घर पड़ता है। तो इन लोगों में बात होती है कि तुम मेरे घर आ जाना, हम लोग साथ में ही चलेंगे। ठीक है, यहां तक भी अच्छी बात है। ये लड़का जो है लहना सिंह जाता है हजारा सिंह के घर। ठीक है, वहां से सारा सामान पैकिंग होता है, नाश्ता उस्ता करता है और फिर जब चलने की बारी आती है तब क्या कहते हैं हजारा सिंह, इस सूबेदारनी तेरे को जा। हजारा सिंह सूबेदार है तो सूबेदार की जो पत्नी होगी सूबेदारनी होगी, मास्टर की पत्नी मास्टराइन होगी, अब पंडित जी की पत्नी पंडिताइन होगी। ये तो हम लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो उसी तरीका से हम लोग देखिए सूबेदार की जो पत्नी है सूबेदारनी, वहां पर जब वो सूबेदार कहते हैं कि सूबेदारनी तेरे को जानती है, और मान लो कि हम ही किसी के घर गए हैं और वो मेरा दोस्त है, चाहे हम उनके साथ काम करते हैं, और वो कहे कि मेरी पत्नी आपको जानती है, तो मेरे अंदर बहुत सारा बेचैनी हो जाएगा, बहुत सारे इंटरनल प्रश्न शुरू हो जाएंगे। हमने कभी देखा नहीं है, थे नहीं, क्वार्टर में नहीं रहा। उसी तरीका से उसके मन में भी सवाल आता है हजारा सिंह के कि हमने इसके पहले कभी इनके घर आए नहीं है, इनके साथ रहे नहीं है, तो इनकी पत्नी आखिरकार हमको जानती कैसे है। बहुत सारे मन में सवाल होते हैं और हद तब हो जाता है जब हजारा सिंह कहते हैं कि वो तेरे को बुला रही है। अब भैया और तो क्रिएट हो गया माजरा, और कहती है कि घर चले जाओ, घर में जाओ, तेरे को बुला रही है। तो ये चौकट जैसे पार करता है, इसके अंदर अलग तरह का ख्याल होता है, जाकर के बैठता है और उसका प्रश्न जो है सूबेदारनी का पहला प्रश्न होता है कि मेरे को पहचानते हो, और इसका जवाब होता है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि किसी लड़की का शादी होता है तो क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होता है, और बताओ कि उसका लड़का जो है सूबेदारनी का लड़का भी सैनिक में भर्ती हो गया है, यानी कि उम्र तो ज्यादा ही हो गया है, तो ये पहचान नहीं पाता है। ठीक है, तो पहचानने के लिए सूबेदारनी कहती है कि तेरी कुर्माई हो गई है, और इतना कहते ही वो जो लहना सिंह है सारा बात समझ जाता है कि वही लड़की है जिससे मुलाकात मेरे को अमृतसर के चौक पे हुआ था, और इसी को मैंने तांगे गाड़ी से बचाया था। सारे बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब यहाँ से भावनात्मक पार्ट शुरू होता है। लड़की जो है, जो सूबेदारनी है, सूबेदारनी जो है लहना सिंह के अपने आंचल पसार करके कहती है कि जिस तरीका से तूने मेरे को घोड़े को लात मारने से बचाया था, उसी तरीका से मेरे पति, मेरे सुहाग और मेरे पुत्र की रक्षा युद्ध में करना। और उसको वचन वो देता है, और उसी वचन के लिए, और वो जो बचपन में उसको प्रेम की किरण उसके दिल में उसके प्रति जगी थी, उसी के लिए अपने जान की बाजी लगा करके भी अपने प्रेमिका के पति और पुत्र की रक्षा करता है। लेकिन इसकी भनक उसके पति और पुत्र तक को भी नहीं लगने देता है। ठीक है, अब जब युद्ध में इसको गोलियां लग चुकी है, उन लोगों को बचा दिया गया है, फ्रांस जीत चुका है, जर्मनी हार चुका है, और जब ये विदाई होता है और इसको गोली लग चुकी है और इसकी अंतिम सांसें चल रही है, और ये वजीरा सिंह के गोद में इनकी जान बन जाती है, वजीरा सिंह के गोद में होता है, और विदाई होता है अब लहना हजारा सिंह और बोधा सिंह, ये दोनों गाड़ी में बैठ करके जैसे जाने वाले होते हैं, तब ये जो है लहना सिंह कहता है कि सूबेदार से कहता है कि सूबेदारनी को बोलना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया। और सूबेदार जो है उससे जानना चाहा कि भाई सूबेदारनी ने तेरे से कहा क्या था, लेकिन उसने बताया नहीं, उसने इस बात को नहीं बताया। उसने कई बार प्रश्न पूछा कि उसने कहा क्या था, तो इन्हें कहा कि भैया तुम केवल इतना कह देना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया, और इसीलिए उस कहानी का नाम जो है उसने कहा था पड़ा है। पूरी इस कहानी को आपको पढ़ना होगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको अंडरलाइन करके मिल भी जाएगा। ठीक है, इस पूरे कहानी को हमने इधर सजा करके रखा है, आप देख सकते हैं इधर, लेकिन फिर कभी अंडरलाइन करके हम आपको बता देंगे। पूरी कहानी को हमने बताया। आप सबसे निवेदन है कि आप सब इसको पढ़िए, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने जिक्र किया है आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ा भी देते हैं लेकिन समय ज्यादा हो गया है और टाइम ज्यादा हो जाएगा। कहानी आपको समझ में आ गई है
ठीक है, तो आपको याद भी हो गया होगा और हिंदी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो खुद सेल्फ स्टडी करके, क्योंकि बेस्ट स्टडी जो है वो सेल्फ स्टडी है, तो उसको पढ़िए और हिंदी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहले शब्द निधि पढ़ लीजिएगा, फिर इस चैप्टर को पूरे बातों को पढ़िएगा। मैंने कम शब्द में आपको बता दिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, और मैंने मैक्सिमम पॉइंट जो था उसको बताया। सकारात्मक सोच के बिना जिंदगी अधूरी सी हो जाती है। सफल होने के लिए सोच का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके सोच पर बहुत सारा चीजें निर्भर करती है। जीत और हार जो है आपकी सोच पर निर्भर करती है। मानोगे तो हार होगी और ठानोगे तो जीत होगी। तो आपको मानना नहीं है, ठानना है। आप हालातों से लड़कर जीत नहीं सकते हैं, इसलिए इसे बदलना होगा। किसे बदलना होगा? हालात को बदलना होगा, और इसके लिए आपको दिन रात एक करके मेहनत करना होगा। प्रॉब्लम परेशानी जिंदगी का एक पार्ट है। मैंने शुरुआत में बोला था जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं जबरदस्त तरीका से तय करें। और आपके जीवन में परेशानियां आ रही है तो समझिए कि आप अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और यदि इस प्रॉब्लम परेशानी नहीं आ रही है तो समझिए कि आप स्थिर हैं। चलिए इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल।